हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। 16th चैप्टर एनवायरमेंटल इश्यूज़। देखिए, एनवायरमेंटल इश्यूज़ में मेनली आता है पॉल्यूशन। जैसा कि आपको पता है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आज से 100 साल पहले करीब जनसंख्या इससे आधी थी जितनी आज है। आज पूरे विश्व की जनसंख्या 7.5 अरब के आसपास है, 7.5 बिलियंस। 100-125 साल पहले ही आधी थी और उससे 200 साल पहले और आधी थी। तो इतनी तेज़ी से हमने जनसंख्या बढ़ा दिया है पूरे विश्व का, तो उसके कारण से ये पॉल्यूशन का प्रॉब्लम चालू हुआ। पॉल्यूशन में वैसे तो एयर है, सॉइल है ना, वाटर है, सारे पॉल्यूशन लिए जाते हैं, लेकिन मेनली दो पॉल्यूशन जो है ज़्यादा डेंजरस पॉल्यूशन में आते हैं। एक है एयर पॉल्यूशन जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, और दूसरा है वाटर पॉल्यूशन। वैसे तो सॉइल पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है, ये सारे पॉल्यूशंस भी हमको उतने ही इफेक्ट करते हैं, लेकिन हम इनसे कुछ हद तक बच सकते हैं। कुछ विधियों, कुछ मेथड्स को यूज़ करके हम इससे बचने की भी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन एयर पॉल्यूशन एक ऐसा चीज़ है जिससे बचना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि आप सिलेंडर लेकर के साथ में ऑक्सीजन की आप नहीं घूम सकते हैं। तो एयर पॉल्यूशन आपको कितना प्रभावित कर सकता है, इसका अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत में जो मेट्रो सिटीज़ हैं, विशेषकर मुंबई है, दिल्ली है, इनमें अगर आप देखें तो एक व्यक्ति वहाँ जो सांस ले रहा है 24 घंटे में, उतने में वो करीब 25 सिगरेट के बराबर पॉल्यूशन अंदर ले रहा है। अगर वो स्मोकिंग नहीं कर रहा है तो भी वो 25 सिगरेट की स्मोकिंग कर रहा है। इतना प्रभाव उसके शरीर में पड़ रहा है। यही कारण है कि दिल्ली, मुंबई इस टाइप के शहरों में जो नॉन स्मोकर्स हैं उनको भी लंग कैंसर हो रहा है। जो स्मोकर हैं उनको तो जल्दी हो रहा है, यंग है उनको भी हो रहे हैं, और ओल्ड है उनको भी हो रहे हैं। तो इनके केसेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब ठीक है कि ह्यूमन की इम्यूनिटी है जो उनको बचाए रखती है ज़्यादातर कंडीशन में, लेकिन अब इनके केसेस जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उनका मेन कारण है एयर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो आज जितनी भी नदियाँ भारत में हैं उनमें केवल कुछ ही नदियाँ हैं, जैसे कृष्णा है, कावेरी है, जिनका पानी अभी तक पीने लायक बाकी है। ये सुन के आपको भी आश्चर्य होगा कि कुछ ऐसी नदियां हैं जिसमें ई कोलाई बैक्टीरिया का जो नंबर है वो काफ़ी कम है, अभी उनको पी सकते हैं उस पानी को, इतना बचा हुआ है अभी भी। बाकी जितने भी नदियां हैं, गंगा है, यमुना है ना, नर्मदा है, इनका जो पानी है वो पीने का तो छोड़ दीजिए, वो नहाने के लायक भी नहीं बचा है, इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है। अब मान लो इन पॉल्यूटेड वाटर को कोई बिना फिल्टर किए, बिना साफ किए अगर पी लेता है तो सोचिए कि उसके शरीर में उसका कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा। सॉइल पॉल्यूशन की हम बात करें, हम जो डीडीटी छिड़क रहे हैं, जो इंसेक्टिसाइड छिड़क रहे हैं, जो केमिकल पेस्टिसाइड है, केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, इनको जो हम यूज़ करते हैं ना, वो पौधों को भी उतना ही नुकसान करता है ना। वो फिर पानी में घुलेगा, सॉइल में आएगा, पानी में घुलेगा, हम में आएगा, और हमको अल्टीमेटली वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है। तो जो कैंसर के बढ़ते हुए कारण हैं पूरे देश में या पूरे विश्व में, उनमें ये जो केमिकल पेस्टिसाइड हैं इनका बड़ा रोल है ना। जैसे देखा गया है कुछ गांव वालों ने जिन्हें ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ किया है पिछले कुछ सालों में, उस गांव में कैंसर के पेशेंट ज़्यादा पैदा हो गए हैं। एक बार मुझे आश्चर्य हुआ, मैं एक बार पंजाब गया था तो वहाँ एक खेत में हम लोग घूम रहे थे जब, तो खेत में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे, उनसे मैं बात कर रहा था। तो उन्होंने बताया कि उनके पास 200-300 एकड़, 200-250 एकड़ ज़मीन है, उसमें से वो 1-2 एकड़ ज़मीन को अपने घर के लिए रखते हैं, मतलब घर की खेती के लिए। बोले हम इसमें इंसेक्टिसाइड नहीं छिड़कते हैं, हम इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं, हम सब कुछ ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं। और बाकी जो खेत है जिसके गेहूँ का जो है हम लोग बाहर बेचते हैं, उसमें हम लोग ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो सोचिए कि वो अपने लिए तो बचा ले रहे हैं, लेकिन दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है अब सब जगह होते जा रही है। पॉल्यूशन जो है एक बहुत मेजर प्रॉब्लम के तौर पे पूरे विश्व में प्रोड्यूस हो चुका है, और इसको कंट्रोल करने का जो है ऑन फ्यूचर, देखिए मेरा जो अंदाज है कि आज 2020 है, तो 2050 के आते आते तक ये जो दोनों टाइप के पॉल्यूशन है, विशेषकर एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन कुछ हद तक नहीं बल्कि काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। कारण ये है कि एयर पॉल्यूशन में मेनली फ्यूल जो जलाते हैं अपन, पेट्रोल, डीजल और कोयला, इसी कारण से एयर पॉल्यूशन हो रहा है। फ्यूचर में एक तो ये इतने महंगे हो जाएंगे, दूसरा इनकी कमी हो जाएगी, तो जितनी भी गाड़ियां हैं, मोटर हैं, ये सब चीज़ों को हम लोग दूसरे अल्टरनेटिव फ्यूल से चलाने लगेंगे। 2020 में ही आज बैटरी वाली जो गाड़ियां हैं उनका काफ़ी प्रचलन हो चुका है, और अगले 10-20 सालों में तो पूरी गाड़ियाँ जो है बैटरी से, इलेक्ट्रिक से और हाइड्रोजन से चलेंगी।
तो ये काफ़ी हद तक एयर पॉल्यूशन कम हो जाएगा। और वैसे ही जब हम ऑर्गेनिक कृषि की तरफ जा रहे हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं, तो वैसे वैसे केमिकल पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का जो है यूज़ कम होता चला जाएगा। लोगों को पता चलेगा कि भाई आज हम अगर जो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उसकी जगह हम अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो ज़्यादा फसल होती है। ये अब ये जो है साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है। बस ये है कि जो पुराने तरीके थे हमारे, जो जनरली किसान भाई हमारे गोबर खाद बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे कि गोबर को एक जो है ढेर के रूप में इकट्ठा करते थे फिर डाल देते थे, वो गलत तरीका है। आपको जो है एक दूसरे तरीके से जैविक खाद बनाना रहता है, वो तरीका भी मैं कभी बताऊंगा आपको। उसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो निश्चित है वो केमिकल फर्टिलाइज़र की तुलना में वो जो है ज़्यादा फसल दे पाती है। तो ये चीज़ें जो हैं अब किसानों को समझाया जा रहा है, गवर्नमेंट ने भी प्रयास चालू कर दिया है। तो अगले 20-30 सालों में इस चीज़ों की खपत जो है कम हो जाएगी, केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र वगैरह की। ह्यूमन पॉपुलेशन साइज हैज़ ग्रोन इनॉर्मसली ओवर द लास्ट 100 ईयर्स। मैंने आपको बताया था कि जब हमको आज़ादी मिली थी 1947 में, तब 33 करोड़ थी जनसंख्या, आज 133 करोड़ है 70 साल बाद। तो इतनी तेज़ी से हमने बढ़ाया, 100 साल में लगभग डबल हो गया है बाकी पूरे विश्व में। दिस मीन्स increase in demand for food, water, home, electricity, roads, automobiles and numerous other commodities। तो जो दैनिक इस्तेमाल की वस्तुएं हैं उनकी मांग और खपत ज़्यादा हो गई। आज आप देखेंगे तो हर घर में जो है आपको गाड़ी मिलेगी। जिसके घर में पहले साइकिल थी, आज उसके घर में एटलीस्ट मोटरसाइकिल तो है, मोटरसाइकिल वालों के घर में कार है ना। तो इस तरह से जब हम ज़्यादा लग्जरियस होते चले जा रहे हैं तो वैसे ही जो है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ते चले जा रहा है। दीज डिमांड्स आर एक्सर्टिंग ट्रिमेंडस प्रेशर ऑन आवर नेचुरल रिसोर्सेस एंड आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। तो इनके कारण से जो है लगातार पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है इन सब चीज़ों में। द नीड ऑफ द आवर इज टू चेक द डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ आवर प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेस एंड पॉल्यूशन विदाउट हाल्टिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। अब चैलेंज क्या है कि हम पॉल्यूशन को रोकना चाहते हैं और डेवलपमेंट को नहीं रोकना चाहते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है कि आप एक फैक्ट्री लगा रहे हो और आप सोचोगे कि उससे पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूटेड एयर ना निकले। भाई कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है ज़रूर प्रभावित करेंगी एटमॉस्फेयर को, तो आप उससे बच पाएँ इसका चांसेस थोड़ा कम होता है। फिर भी ऐसा वैज्ञानिक तरीके से आप कर रहे हैं कि कुछ पॉल्यूशन कम हो सके और हम जो धुआं निकाल रहे हैं या जो इफ्लुएंट निकल रहा है फैक्ट्री से वो थोड़े से लेस हार्मफुल हो जाए, इसका हम प्रयास लगातार कर रहे हैं। पॉल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड, वाटर और सॉइल। तो इतने सारे चेंजेस आ सकते हैं। फिजिकल चेंज में क्या क्या आएगा, मान लो वाटर है तो उसका टेम्परेचर बदल जाएगा, है ना, उसका पीएच बदल जाएगा। सॉरी, टेम्परेचर ही मेन है फिजिकल में। तो केमिकल में क्या होगा, उसका पीएच बदल सकता है वाटर का। एयर में डिफरेंट टाइप के गैसेस मिल जाएंगे, है ना। बायोलॉजिकल चेंज क्या है, जो अनवांटेड माइक्रोब्स वगैरह हैं, जो हार्मफुल चीज़ें हैं वो ज़्यादा ग्रो कर पाएंगी और जो बेनिफिशियल है उनका ग्रोथ थोड़ा कम हो जाएगा। ये सब प्रॉब्लम आ जाएंगे, ठीक है। एजेंट्स दैट ब्रिंग्स अबाउट सच एन अनडिजायरेबल चेंज आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। और ये जो चेंज लाते हैं वो पॉल्यूटेंट्स हैं। जैसे मान लो कि कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज कर दिया आपने, उससे पॉल्यूशन बढ़ा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए पॉल्यूटेंट। अब ये सब चीज़ें आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ एक बार। इन ऑर्डर टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरमेंट, वाटर, एयर एंड सॉइल, एयर, वाटर एंड सॉइल। देखिए पहला यहां पर पॉइंट आया जिससे क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा कि ये जो एक्ट है ये कब पास हुआ और कब इसको बनाया गया। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बनाया गया। इसको जरा सा ध्यान रखेंगे आप, ऐसी चीजों को जो है एनसीईआरटी से पूछने वाला है। एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। तो एयर पॉल्यूशन का मुख्य कारण है जो गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, जो फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, ये एयर पॉल्यूशन का मुख्य कारण है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बीच बीच में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, जिसको अपन यूरो कंट्रोल और भारत स्टेज, यूरो स्टेज, भारत स्टेज के नाम से जानते हैं। देखिए यूरो स्टेज क्या है, ये यूरोप में चलने वाला एक रूल है।
वैसे ही भारत में होता है भारत स्टेज। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं पॉल्यूशन कंट्रोल के मेजर्स हैं जो गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं। अभी आप 2020 में रिसेंटली सुने होंगे कि BS4 गाड़ियों को गवर्नमेंट बंद कर रही है, ऐसा आपने सुना होगा। और अब आ चुका है BS6, BS5 बीच में नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं किया गवर्नमेंट ने। तो भारत स्टेज 4 अब जो है 31 मार्च 2020 के बाद नहीं मिलेगी, नहीं बिकेगी, ऐसा गवर्नमेंट ने रूल पास किया था। और अब मिलेगी BS6। तो अब ये BS1 2 3 4 5 6 क्या है? एक्चुअली ये गाड़ियों से जो पॉल्यूशन निकल रहा है, जो सल्फर है, CO2 है, CO है, इनका इमिशन रेट है कि कितना ज़्यादा CO और सल्फर निकलेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेंगे, इसका माप है। तो शुरू में जब BS1 2 3 लाया गया तो उस समय सल्फर जो निकलता था गाड़ियों से वो 150 ppm निकलता था शुरू में, वहाँ से कंट्रोल करना शुरू किए और घटते घटते BS4 के आते आते तक इसको 50 ppm तक उतार चुके थे अपन। ठीक है, और अब इससे और कम होगा क्या, 35-30 तक उतारने की कोशिश है, जिसको BS6 कह रहे हैं। मतलब क्या है कि गाड़ियों से ये पॉल्यूशन इतना कम होता जा रहा है। आप देखे होंगे कि पहले की गाड़ियों में अगर आपको ध्यान होगा कि गाड़ियां बहुत धुआं छोड़ते रहती थी, आपने देखे होंगे पेट्रोल गाड़ियां, डीजल गाड़ियां। लेकिन आजकल आप देखेंगे गाड़ी स्टार्ट होती है उस समय थोड़ी सी धुआं दिखती है, अलग बात है, लेकिन बाद में आपको दिखेगा कि साइलेंसर से कुछ नहीं निकल रहा है। हाथ लगाएंगे तो उससे गैस निकलता हुआ महसूस होगा, लेकिन दिखेगा नहीं आपको, क्योंकि धुआं नहीं निकल रहा है, उसमें हार्मफुल गैसेस बहुत कम निकल रही हैं। इस तरह से एयर पॉल्यूशन को, गाड़ियों के एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। वैसे ही जो है यहाँ जो चिमनी होते हैं, जो फैक्ट्रीज होते हैं, पावर हाउस होते हैं, उनकी चिमनी से जो धुआं निकलता है उसके कार्बन पार्टिकल को भी प्रेसिपिटेट करने के लिए बहुत सारे प्रेसिपिटेटर्स लगाने की सिस्टम यहाँ बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो हम उसको अब यहाँ पर समझने वाले हैं। वी आर डिपेंडेंट ऑन एयर फॉर आवर रेस्पायरेशन नीड। ये तो पता है आपको कि सांस हवा से ही लेंगे ना। एयर पॉल्यूटेंट्स कॉज इंजुरी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। न सिर्फ मानव को, न सिर्फ एनिमल्स को, प्लांट्स को भी ये इतना ही नुकसान करता है, क्योंकि प्लांट्स जो हैं दिन में फोटोसिंथेसिस के लिए एब्जॉर्ब करते हैं, रात में रेस्पायरेशन के लिए एब्जॉर्ब करते हैं। तो एनी हाउ एब्जॉर्ब तो वो भी कर रहे हैं गैस को। मान लो केवल CO2 रहे, ऑक्सीजन रहे, नाइट्रोजन रहे, तब तो ठीक है, लेकिन जब एब्जॉर्ब कर रहे हैं प्लांट, उस समय उसमें हार्मफुल गैसें हैं, तो प्लांट को भी तो नुकसान करेंगे, उनके भी तो सेल्स हैं, तो दोनों को नुकसान करते हैं, सभी ऑर्गेनिज्म को नुकसान करते हैं। दे रिड्यूस ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप एंड कॉज प्री मेच्योर डेथ ऑफ प्लांट। ये देखिए, जो हम फसलें लगाते हैं, अगर बहुत पॉल्यूटेड एरिया में फसल लगा रहे हैं तो उसकी उत्पादन बहुत कम हो जाएगी, वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और हो सकता है वो पहले मर जाए, आपको फसल देने से पहले मर जाए। एयर पॉल्यूटेंट्स आल्सो डिटेरियोरेशनली अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। तो सबसे पहला प्रभाव आपके श्वसन तंत्र पे पड़ता है। आज जो लंग कैंसर हो रहा है, बहुत ज़्यादा अस्थमा का प्रॉब्लम हो रहा है, ब्रोंकाइटिस हो रहा है, एलर्जी हो रहा है, साइनोसाइटिस हो रहा है, मैं खुद जो है इस सब सिस्टम से, इन सब प्रॉब्लम से पीड़ित रहा हूँ। वो तो धन्य है होम्योपैथी दवाइयाँ कि मुझे लगभग अब ये सब चीज़ें ठीक हो चुकी हैं मेरी। तो ये जो चीज़ें हो रही ना, इसके पीछे मुख्य कारण है पॉल्यूशन। अगर आप पॉल्यूटेड एरिया में ज़्यादा समय रहते हैं, मैं कोरबा का एक जगह है छत्तीसगढ़ में, आप अगर जानते होंगे तो बहुत पॉल्यूटेड एरिया है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे पावर हाउस हैं। वहाँ मैं काफ़ी लंबे समय तक पढ़ाई पूरा किया हूँ, तो वहाँ के पॉल्यूशन कारण से मेरे को समस्याएं बढ़ी और ज़्यादा हो गई। बाद में मैंने वहाँ से मूव कर लिया तो समस्याएं थोड़ी कम हो गई, लेकिन अब पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ मैं होम्योपैथी दवाइयों से। ठीक है, तो ये मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है हमारा। ठीक है, हार्मफुल गैसेस इफेक्ट harmful effects depend on the concentration of pollutants, duration of exposure and organisms। तो कितनी ज़्यादा हार्मफुल गैसें हैं, उसका कितना हार्मफुल इफेक्ट होगा, ये उसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। जैसे आप हमेशा सुनते होंगे कि दिल्ली की हवा आज बहुत ख़राब है, उसमें ये गैस इतना ppm है, ये गैस इतना ppm है, ऐसा आप सुनते हैं ना न्यूज़ वगैरह में। तो जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन दिल्ली और मुंबई की हवा में है, विशेषकर ठंड के दिनों में दिल्ली की हवा इतनी ख़राब हो जाती है कि वो गैस चेम्बर बन जाता है एकदम। अब फिर भी वहाँ लोग रहते हैं, भाई अपना काम धंधा चला रहे हैं वहाँ, तो क्या करेंगे, मूव भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसे जगहों से मूव करने की थोड़ी सी भी चांसेस है तो आप मूव कर जाइए, क्योंकि हेल्थ आपका अगर सही है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, और अगर आप ही बीमार पड़ गए, मर गए, तो फिर क्या प्रॉब्लम, क्या मतलब है उसका, है ना, ऐसा है। स्मोक स्टॉक्स ऑफ द थर्मल पावर प्लांट, स्मेल्टर्स एंड अदर इंडस्ट्रीज रिलीज particulate and gaseous air pollutants together with harmful gases such as nitrogen, oxygen, etc. अब देखिए,
स्मोक स्टॉक्स मतलब चिमनी, जो पावर हाउस होता है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहाँ क्या करते हैं, कोयला को जलाते हैं, उससे जो हीट मिलती है उससे पानी उबालते हैं, उससे वेपर बनता है, तो जो है जो वहाँ का डायनामो है वो चलता है तो बिजली बनती है। अब कोयला जलाएंगे तो धुआं निकलता है, अब उस धुएं में कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, तो शुरू में जो धुआं निकलता है वो काला रहता है, उसी धुएं से कार्बन पार्टिकल को आप अलग कर देते हैं जिससे वो सफ़ेद हो जाता है। पार्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं, गैस के अलावा जो दूसरे पार्टिकल्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन के पार्टिकल निकलते हैं साथ में, जिसको शूट कहते हैं। अगर वो कार्बन पार्टिकल निकलता है और सांस से लेते हो तो सीधा लंग कैंसर उसका कारण बनता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें निकलते हैं, गैसेस नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ ही चीज़ें भी निकलती हैं। दीज पॉल्यूटेंट्स मस्ट बी सेपरेटेड, फिल्टर आउट बिफोर रिलीजिंग द हार्मलेस गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर पावर हाउस वगैरह हैं, स्मेल्टर्स, और स्मेल्टर क्या है, ये जो स्पंज आयरन वगैरह की जो फैक्ट्री होती है उनमें रहते हैं ये। ठीक है, तो इनमें से जो धुआं निकल रहा है ना, उनमें से पार्टिकुलेट मैटर को तो अलग कर लेते हैं, क्योंकि वो प्रेसिपिटेटर लगे होते हैं। अभी मैं आगे आपको एक फोटो दिखाने वाला हूँ, उससे प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। लेकिन हार्मफुल गैस है, सॉरी हार्मफुल गैसें जो हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है, ट्राइऑक्साइड है, NO2 है, NO है, ये सब चीज़ों को हम कैसे अलग करेंगे? तो इनको अलग करना लगभग नामुमकिन होता है। अल्टीमेटली वो चिमनी के धुएं में बाहर निकल ही जाते हैं। ठीक है, देयर आर सेवरल वेज ऑफ रिमूविंग पार्टिकुलेट मैटर्स, द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। देखिए अब यहाँ पर एक फोटो आपको दिखाता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, देखिए यहाँ पर डर्टी एयर अंदर जा रहा है, ये प्रेसिपिटेटर है ना, डर्टी एयर, जिसमें कार्बन पार्टिकल भी है, धुआं भी है। ठीक, अब यहाँ पर ऊपर जाएगा ना, तो सबसे पहले देखिए वाटर और लाइम स्प्रे, चूना पानी इसमें स्प्रे करते हैं इस धुएं में। तो वाटर के कारण से क्या होता है कि जो बड़े पार्टिकल्स हैं ना, वाटर में घुल के वो नीचे आ जाते हैं, तो नीचे बैठ गए कुछ तो। और रास्ते में क्या करते हैं, ऐसे करके ना, ये सही ढंग से फोटो नहीं छापा इसमें, ऐसे करके इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, इन इलेक्ट्रोड्स को प्लस और माइनस चार्ज से जोड़े रहते हैं। तो जब ये धुआं ऊपर जाता है तो इसके जो कार्बन पार्टिकल्स या दूसरे पार्टिकल्स हैं उनमें चार्जेस आ जाते हैं, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। तो एक इधर प्लस चार्ज है तो एक में माइनस, फिर प्लस, ऐसा रखते हैं। तो मान लो धुआं जो है, जो पार्टिकल है, यहाँ से प्लस चार्ज होकर ऊपर उठा तो माइनस चार्ज में चिपक जाएगा, माइनस चार्ज से भी ऊपर उठ गया तो प्लस चार्ज में चिपक जाएगा। ऐसा करके वो इलेक्ट्रोड में चिपकते चले जाता है। और जब इलेक्ट्रोड के पावर को कुछ समय के लिए बंद करते हैं तो जो चिपके हुए पार्टिकल हैं वो रिलीज होकर नीचे आ जाते हैं। और नीचे जो है स्क्रबर लगा है, मतलब वो स्क्रबर का मतलब ही वही है कि वो घिस करके अलग कर देने वाला, ऐसा हो जाता है। तो वो कार्बन पार्टिकल जो है नीचे ढेर के रूप में अलग होते रहते हैं। तो ये जो धुआं निकलता है, फिर ये धुआं काफ़ी हद तक साफ हो जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर उसको थोड़ा सा दिखाया है ठीक से, ये डर्टी एयर है डस्ट पार्टिकल के साथ। ये देखिए डिस्चार्ज कोरोना, निगेटिवली चार्ज्ड वायर। एक्चुअली ये वही है कि ये जो कार्बन पार्टिकल है इसके चारों तरफ जो है ये चार्जेस डेवलप हो गए, और ये जो है इलेक्ट्रोड्स हैं जिसमें चिपक गए, तो इधर क्लीन एयर निकल रहे हैं, है ना, कलेक्शन प्लेट ग्राउंडेड, है ना। तो इस तरह से हवा को साफ करने का ये सिस्टम है, जिसमें एक्चुअली पहले पार्टिकल्स को चार्ज किया जाता है, फिर उसको किसी इलेक्ट्रोड से चिपका दिया जाता है, तो वो हवा से अलग हो जाता है, धुआं से अलग हो जाता है, और फिर वो नीचे बैठ जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर विच कैन रिमूव ओवर 99% पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम ए थर्मल पावर प्लांट। देखिए मैंने अभी कोरबा का जिक्र किया था, जब मैं कोरबा में पढ़ता था, मतलब करीब ईयर ऑफ 2000 की बात है, 2000 सन 2000 के आसपास। तो उससे पहले जो था उसी के आसपास जो ये थे चिमनी थे, पावर प्लांट की चिमनी, उससे जो धुआं निकलता था वो ब्लैक कलर का होता था। ठीक है, क्यों ब्लैक कलर का होता था? क्योंकि उस समय इसमें से धुएं से ये कार्बन पार्टिकल को अलग करने की व्यवस्थाएं नहीं थी। लेकिन अगर आज आप देखें किसी पावर हाउस को तो उसका धुआं आपको सफ़ेद दिखेगा, क्योंकि ये जो कार्बन पार्टिकल है इसको अलग कर दिया जाता है। तो उस समय जब कार्बन पार्टिकल मिक्स होकर निकलता था ब्लैक वाला धुआं, तो पूरे सिटी में ये हाल होता था कि छतें जो है काली काली हो जाती थी, है ना। आप सफ़ेद रंग के जो कपड़े होते थे वाइट कलर के, उसको आप खुले में नहीं सुखा सकते थे, नहीं तो शाम होते तक वो काला हो जाता था, ये स्थिति हो जाता था। लेकिन आज कम से कम वो स्थिति नहीं है, ज़्यादातर चिमनी से वाइट धुआं निकल रहा है।
तो दिक्कतें थोड़ी सी कम हो गई। इट हैज़ इलेक्ट्रोड वायर्स दैट आर मेंटेन्ड एट सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स विच प्रोड्यूस ए कोरोना दैट रिलीज इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकल के चिपक जाते हैं पार्टिकल्स में, फिर वो प्लस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होके वहां वो चिपक जाते हैं। जैसे कि ये कार्बन पार्टिकल है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स का एक लेयर बन गया, इसको कोरोना कहेंगे। अब ये माइनस चार्ज हो गया, पार्टिकल माइनस चार्ज हो गया। तो अब ये जो रास्ते में इलेक्ट्रोड पड़ेगा, कोई प्लस चार्ज वाला इलेक्ट्रोड पड़ेगा, उसमें चिपक जाएगा ये। तो अब ये धुएं से अलग हो गया चिपक करके। बस ये सिस्टम है इसका। These electrons attach to dust particles, giving them a net negative charge. The collecting plates are grounded and attract the charged dust particles. मैंने कहा ना कि प्लस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, उस प्लेट में चिपक जाएंगे, तो धुएं से अलग हो जाएंगे। The velocity of air between the plates must be low enough to allow the dust to fall. धुआं को धीरे से छोड़ा जाता है ताकि सारे डस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रोड में चिपक जाए और धुआं क्लीन होकर निकले। ए स्क्रबर, जो घिस घिस करके उसको निकालता है, कैन रिमूव गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। स्क्रबर एक्चुअली ना, यहाँ पर जो स्क्रबर है इसका मतलब है कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जो इन गैसेस को धुएं से अलग करते हैं, ठीक है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है। क्योंकि अगर SO2 आपने रिलीज कर दिया तो ये हवा के मॉइस्चर से मिलकर के सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, H2SO4 H2SO3, और उसके कारण से एसिड रेन होता है। और वैसे ही NO2 और NO3, ये जो गैसें हैं, ठीक है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, ये ध्यान रखेंगे। ये तीनों अगर रिलीज होते हैं तो ये हवा के मॉइस्चर से मिलकर के नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बनाते हैं। ये सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक एसिड, ये नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड, और यही एसिड रेन कराते हैं। यही कारण है कि ताजमहल के आसपास जो थे बहुत सारे ये जो सीमेंट फैक्ट्रीज थे और ऑयल रिफाइनरी है, उनसे ये गैसें रिलीज होती थी, एसिड रेन होता था। ताजमहल जो व्हाइट कलर का था वो जो है वो अब डल होकर के येलो टाइप का हो गया है। तो वो सीमेंट फैक्ट्रीज को तो बंद कर दिया गया 150-200, लेकिन वो जो ऑयल रिफाइनरी है मथुरा का, वो अभी भी चालू है। उसके कारण से अभी भी ये प्रॉब्लम जारी है। इन ए स्क्रबर द एग्जॉस्ट इज पास थ्रू ए स्प्रे ऑफ वाटर और लाइम। देखिए, इससे पानी से गुजारा जाता है तो उसमें घुल जाते हैं। भाई पानी से अगर गुजारेंगे, देखिए इसका एक तरीका जो आप डेवलप कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी टंकियों में पानी भरते हैं और उसमें से गैस को गुजारते हैं, जो निकल रहा है धुआं उसको गुजारते हैं। तो पानी में ना बहुत सारी चीज़ें घुल जाती हैं और वो गैस फिर ऊपर जो निकलेगा वो लगभग क्लीन हो जाती है। तो वही स्क्रबर का काम कर रहे हैं यहाँ पर। रिसेंटली वी हैव रियलाइज्ड the dangers of particulate matter that are very very small and are not removed by these precipitators. और छोटे पार्टिकल्स का पता चला है, लिख रहा है। और अगर ये पार्टिकल्स, जिसको SPM कहते हैं, अगर ये सांस से अंदर जाएगा तो लंग्स में एल्वियोलाई जो होते हैं ना, उनको धीरे धीरे चोक करने लगते हैं। क्योंकि जो एल्वियोलाई है, इसके जो मेम्ब्रेन है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, इनके कारण से गैस पास होता है एयर उसमें, ब्लड में। तो ये जो छोटे छेद है ना, उनको ब्लॉक करने लगते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पार्टिकुलेट साइज 2.5 माइक्रोमीटर्स और लेस इन डायमीटर, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। तो 2.5 माइक्रोमीटर से अगर छोटे पार्टिकल हैं तो आप उसको अलग भी नहीं कर पा रहे हो और सीधे लंग में जाके चोक करते हैं। These fine particulate can be inhaled deep into the lungs and can cause breathing and respiratory symptoms, irritation, inflammations and damage to the lung and premature death. देखिए, जो हमारी श्वसन तंत्र है, रास्ता जो है नाक से लेकर के लंग तक, जैसे ये नाक है, ठीक है, और ये ट्रेकिया है, ब्रोंकस ब्रोंकाई ये सब है, उसके बाद लंग है। तो रास्ते में पूरा जो है ये म्यूकस का लेयर है, आपको पता होगा, ये म्यूकस जो इन पार्टिकल्स को अपने में चिपकाने की क्षमता रखता है। लेकिन ये जो PM है 2.5, ये इतने छोटे होते हैं कि म्यूकस में भी नहीं चिपक पाते, सीधे लंग में चले जाते हैं और ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ऑटोमोबाइल्स आर द मेजर कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन एटलीस्ट इन द मेट्रो सिटीज। देखिए, जैसे मैंने अभी चर्चा किया था कि 25 सिगरेट पीने के बराबर तो आप पॉल्यूशन शहर में ले रहे हो मुंबई दिल्ली में। As the number of vehicles increase on the street, this problem is now shifting to the other cities too.
क्योंकि अगर आपने मेट्रो सिटी में धुआं ज़्यादा छोड़ा है तो निश्चित उड़ के वो आसपास के गाँवों में, शहरों में जाएंगे, तो वहाँ वो पॉल्यूशन पैदा करेंगे। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स along with use of lead free पेट्रोल और डीजल कैन reduce the pollutants they emit। अब यहाँ पर एक टर्म लिखा है लेड फ्री पेट्रोल। अब ये पुरानी बात हो गई। कितनी पुरानी हो गई? 20 साल पुरानी। मैं आपको चीज़ बताता हूँ क्या हो रहा है। यह लेड फ्री का क्या मतलब है? देखिए, ईयर ऑफ 2000, सन 2000 से पहले पेट्रोल में एक केमिकल मिलाया जाता था जिसका नाम था टेट्रा एथिल लेड, C2H5 लेड। ये है टेट्रा एथिल लेड, ये मिलाया जाता था पेट्रोल में। क्यों मिलाया जाता था? इससे पेट्रोल जो है ठीक से बर्न होता था इंजन में, और इंजन को शॉक नहीं लगता था और वो ज़्यादा चलता था। मतलब इंजन के प्रोटेक्शन के लिए इसको डाला जाता था पेट्रोल में। आप ये कह सकते हैं इसको एंटी नॉकिंग एजेंट कहते थे। नॉकिंग क्या होता है? इंजन में पेट्रोल जो है इरेगुलर बर्न होता है, उसको नॉकिंग कहते हैं। इससे इंजन थोड़ा जल्दी खराब होता है, उससे बचाने के लिए इसको डाल देते थे। ये एंटी नॉकिंग एजेंट था, नॉकिंग नहीं होने देता था, इंजन ज़्यादा लंबे समय चलता था। लेकिन ये जो लेड था, ये लेड उसके धुएं से बाहर निकलता था और हवा में रहता था। उसको सांस लेने से ये इतना जहरीला था कि ना केवल लंग बल्कि किडनी, हार्ट, ब्रेन, लीवर सबको डैमेज करता था ये। तो ईयर ऑफ 2000 में पहली बार गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया। क्या स्टेप लिया? कि अब पेट्रोल में इसको डालना हम बंद करेंगे। तो पेट्रोल जो है अनलेडेड पेट्रोल के नाम से मार्केट में आना चालू हुआ। उस समय मेरे को याद है कि हर पेट्रोल पंप में जो पंप होता है जिससे पेट्रोल भरते हैं, उसमें हरे रंग में लिखा रहता था अनलेडेड पेट्रोल। उस समय के लिए नई बात थी, इसलिए उसको लिख के बताया जाता था। अब उसको लिखना बंद कर दिया है क्योंकि अब तो अनलेडेड ही आ रहे हैं पिछले 20 साल से। तो ये लेड फ्री पेट्रोल की बात कर रहे हैं और डीजल की बात कर रहे हैं। डीजल में भी ऐसे ही डालते थे। डीजल में भी इसको देखिए, ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर होता है पेट्रोल और डीजल की क्वालिटी को, तो उसको बढ़ाने के लिए इसको डाला जाता था। ठीक है, तो अब इसको नहीं डाला जाता तो थोड़ा सा पॉल्यूशन कम हुआ। और जैसा मैंने कहा BS 1 2 3 4 5 6 जो इस्तेमाल किया जा रहा है, अब जो एक मानक है, जो स्टेज है, स्टैंडर्ड है, उसके कारण से भी पॉल्यूशन ऑटोमोबाइल से कम हुआ। लेकिन बावजूद इसके कम क्यों नहीं हो रहा है पॉल्यूशन? क्योंकि हम गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अगले 20-30 सालों में ये कम होगी समस्या। कैटेलिटिक कन्वर्टर्स। अब ये कैटेलिटिक कन्वर्टर क्या है, इसको समझ लीजिए। आजकल जितनी बड़ी गाड़ी, मतलब गाड़ियां हैं, विशेषकर कार वगैरह हैं, मोटरसाइकिल में भी लग के आता है, इसमें एक कैटेलिटिक कन्वर्टर जो लगता है, इसमें कुछ कैटेलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लेड है, प्लेटिनम है, इस टाइप की चीज़ों का। तो ये क्या करते हैं कि जो हार्मफुल गैसें बन रही, जैसे मान लो कि CO बन रहा है, पेट्रोल के जलने से CO बन रहा है, तो इसको ऑक्सीडाइज करके ये CO2 में कन्वर्ट कर देगा। अब ये CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत हार्मफुल है, लेकिन अगर इसको कन्वर्ट कर दिया CO2 में, तो अब ये लेस हार्मफुल हो गया। इस तरह से तो जो हार्मफुल गैसें हैं उसको ये ऑक्सीडाइज करके जो है लेस हार्मफुल गैसें में कन्वर्ट कर देता है कैटेलिटिक कन्वर्टर, और फिर वो गैस के रूप में निकलता है। तो इससे जो है यही कैटेलिटिक कन्वर्टर है जो BS 1 2 3 4 5 6 में जो है स्टैंडर्ड बढ़ाया गया और कैटेलिटिक कन्वर्टर की कैपेसिटी बढ़ाई गई। तो आजकल जो गाड़ियां हैं उनसे धुआं जो निकल रहा है या गैस निकल रहा है, उसमें बहुत कम पॉल्यूटेंट्स होते हैं। लेकिन गाड़ियां इतनी ज़्यादा हो गई ना कि उसका प्रभाव न्यूट्रल हो गया। Catalytic converters having expensive metal named platinum, palladium and rhodium as the catalyst are fitted on the automobiles for reducing emission of poisonous gases। देखिए कैसे कर रहा है, मैंने बताया। As the exhaust passes through the catalytic converter, unburnt hydrocarbons are converted into carbon dioxide, अभी मैंने बताया, and water, and carbon monoxide and nitric oxides are changed into carbon dioxide and nitrogen gases। ये देखिए, है ना, सब चीज को चेंज कर दिया रेस्पेक्टिवली। मोटर व्हीकल्स इक्विप्ड विद कैटेलिटिक कन्वर्टर्स शुड यूज अनलेडेड पेट्रोल बिकॉज लेड इन द पेट्रोल इनएक्टिवेट्स द कैटेलिस्ट। तो चूंकि अब तो अनलेडेड पेट्रोल ही आ रहा है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है कि हम कैटेलिस्ट यूज कर रहे हैं, कैटेलिटिक कन्वर्टर, तो वो बढ़िया चल रहा है। तो गाड़ियों में ये कई सालों तक जो है इफेक्टिव रहता है और वो अपना काम करते रहता है। कई सालों बाद जो है 5-10 सालों बाद, 10 साल बाद ये कैटेलिटिक कन्वर्टर थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता है, तो आप उसको चेंज भी करा सकते हो। वैसे तो हमेशा गवर्नमेंट जो है एक रूल बना के रखी कि आप पॉल्यूशन कंट्रोल चेक करते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो स्टेप लिए जाते हैं। इन इंडिया द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कम इनटू फोर्स इन 1981। अभी आपने एक चीज़ देखा था,
पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट जो था वो 1986 में आया था, और ये एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट जो है वो 1981 में आया है, इसको जरा ध्यान रखेंगे। बट वॉज एमेंडेड इन 1987, क्योंकि 86 में हमने 1986 में हमने पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट लाया, तो जो एयर पॉल्यूशन एक्ट था उसको भी हमने चेंज किया थोड़ा सा, और 87 में उसको थोड़ा बदला टू इंक्लूड नॉइज एज एन एयर पॉल्यूटेंट। तो आपको बता दें जो नॉइज पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है, उसको भी एयर पॉल्यूशन में शामिल किया गया है। जो साउंड है, तेज आवाज़ जो आती है, जो हमको इरिटेट करती है, जैसे हवाई जहाज उड़ती है उस समय जो आवाज़ आती है, या जेट प्लेन उड़ते हैं तो, या बम फूटता है तो, है ना, या कोई जैसे बुलेट को बहुत ज़ोर से चला रहा है या उसके जैसा साइलेंसर लगा लिया गाड़ियों में, तो उससे जो इरिटेशन होता है ना, तो वो साउंड पॉल्यूशन में आता है। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। चलिए उसी में बात कर लेते हैं पहले। नॉइस इज अनडिजायर्ड हाई लेवल ऑफ साउंड, ठीक है, जो हमको गुस्सा दिलाता है। We have got used to associating loud sounds with pleasure and entertainment, not realizing that noise causes psychological and physiological disorder in humans. आप लोगों ने देखा होगा जब कोई त्यौहार आता है, हिंदुओं में, मुस्लिमों में, किसी में भी, तो बड़े बड़े साउंड बॉक्स को गाड़ियों में लगाते हैं और बहुत तेज आवाज़ में डांस करते हुए आगे बढ़ते हैं। उस समय आपको तो वहाँ पर मज़ा आता है कि हम डांस कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव आपके शरीर में क्या पड़ रहा है, दूसरा आसपास के लोगों को क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये आप नहीं जान रहे हो, क्योंकि ये अल्टीमेटली जो साउंड पॉल्यूशन है वो आपके हार्ट पाल्पिटेशन को बढ़ा देता है और कहीं ना कहीं आपको ये इफेक्ट करता है। द बिगर द सिटी, द बिगर इज द फंक्शन, द ग्रेटर द नॉइस। तो सीधी सी बात है, जितने बड़े सिटी उसमें उतने ज़्यादा गाड़ियाँ, उनके हॉर्न, तो ये सारी चीज़ें आपको इरिटेट करती हैं। तो मेन रोड में गाड़ियाँ जो चलती हैं, वहाँ पर अगर आपका घर है तो आप धीरे 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 हार्ट पेशेंट, ब्रेन पेशेंट हो ही जाएंगे, आप नहीं बच सकते। ए ब्रीफ एक्सपोजर टू एक्सट्रीमली हाई साउंड लेवल 150 डेसिबल और मोर जनरेटेड बाय टेकअप ऑफ ए जेट प्लेन और रॉकेट में डैमेज ईयर ड्रम, दस परमानेंटली एम्पेयरिंग हेयरिंग एबिलिटी। देखिए जेट प्लेन क्या, जो ये डिफेंस में यूज़ करते हैं, है ना, हवाई जहाज, लड़ाकू हवाई जहाज, तो उसका जो साउंड होता है जी करके उड़ता है वो एकदम से, इसलिए उनका जो एयरपोर्ट होता है, जो डिफेंस का एयरपोर्ट होता है, वो जनरल जो हमारे सिटी होते हैं उनसे थोड़ा दूर होते हैं। और एक बात बताएं कि उसके आसपास कोई बिल्डिंग होती है ना, और जब ये उड़ते हैं तो कई बार उनके जो कांच होते हैं, ग्लास होते हैं ना खिड़की वगैरह के, वो क्रैक हो जाते हैं, इतने तेज साउंड आता है। अब सोचिए कि वो आपके कान के अंदर घुसेगा तो आपके कान का क्या हाल करेगा। तो इसलिए इनको थोड़ा दूर में रखते हैं इनके जो, लेकिन फिर भी लोग हैं पास में ही घर बना लेते हैं, क्या करेंगे। Even chronic exposure to relatively lower sound noise level of cities may permanently damage hearing ability of human। तो लगातार अगर आप गाड़ियों के हॉर्न भी सुन रहे हैं, रोड के पास ही आपका घर है, तो आपको ये प्रॉब्लम आएगा। Noise also cause sleeplessness, increased heartbeat, altered breathing pattern, thus considerably stressing human। अब देखिए जैसे अब त्योहारों में बम फोड़ते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, भड़ से जब फूटता है तो एक बार के लिए आपकी हार्ट बीट बढ़ती ही नहीं बढ़ती है। मान लो इस कंडीशन में आप सोए हुए हो और आपके पास में कोई बम फोड़ दे, तो निश्चित है आपके शरीर का इसको इतना ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत हार्मफुल प्रोसेसेस हैं। हालांकि ठीक है, पटाखे फोड़ने सबके अधिकार में है, हमको फोड़ने चाहिए, लेकिन इतने बड़े बड़े बम एकदम से बीच रास्ते में खड़े करके आप फोड़ रहे हो, लोगों के आने जाने में दिक्कत हो रही है, ये नहीं करना चाहिए अपने को। Considering the many dangerous effects of noise pollution, can you identify the unnecessary source of noise pollution around you which can be reduced immediately without any financial loss to anybody? तो इसमें देखिए, वैसे तो मैं जहाँ रहता हूँ वो काफ़ी साइलेंट एरिया है, लेकिन जनरली लाउड स्पीकर्स ये हमेशा लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। कोई भी त्यौहार आया, लाउड स्पीकर लगा लिए, किसी घर में फंक्शन है, बड़े बड़े डेक लगा लिए, बड़े बड़े साउंड बॉक्स लगा लिए, ऐसा ये चीज़ें जो है अननेसेसरी साउंड पॉल्यूशन पैदा करते हैं। Reduction of noise in our industries can be affected by use of sound absorbent materials or by muffling noise। तो ज़्यादातर फैक्ट्रीज में अब ये अनिवार्य कर दिया गया है कि एक तो फैक्ट्री के आसपास को पूरी हरियाली करने की आदेश है, मतलब आसपास बड़े बड़े आपको पेड़ लगाने हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ जो है न सिर्फ एयर पॉल्यूशन को बल्कि साउंड पॉल्यूशन को भी रोकने में सक्षम है। इसलिए रोड किनारे जो है पूरी मफलिंग करते हैं, पूरे जो है ग्रीन प्लांट्स लगाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एयर पॉल्यूशन के साथ साथ तो ज़्यादा से ज़्यादा डस्ट को भी और साउंड को भी रोक सके। स्ट्रिंजेंट फॉलोइंग ऑफ लॉज लेट डाउन इन रिलेशन टू नॉइज लाइक डेलिमिनेशन ऑफ हॉर्न फ्री जोन्स अराउंड हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स। तो आप देखे होंगे कि
बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं कि स्कूल हॉर्न, नो हॉर्न प्लीज़, ठीक है, इस टाइप से, तो वो भी पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन को कम कर सकता है। परमिसिबल साउंड लेवल ऑफ क्रैकर्स एंड ऑफ लाउड स्पीकर्स लिमिटिंग आफ्टर विच लाउड स्पीकर्स कैन बी प्लेड एटसेट्रा नीड टू बी एनफोर्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम नॉइस पॉल्यूशन। तो ये मैंने कहा लाउड स्पीकर है, फटाके हैं, इनका प्रयोग जो है थोड़ा सा लिमिट कर दिया जाए कि हाँ भाई इतने साउंड वाले को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो थोड़ी समस्याएं हमारे जीवन में थोड़ी कम हो सकती हैं। कंट्रोलिंग वेहिकुलर एयर पॉल्यूशन, ए केस स्टडी ऑफ दिल्ली। दिल्ली में क्या किया गया? दिल्ली में जो है ये करीब 2002-03 के आसपास की बात है, ठीक है। तो पहले देखिए 2002 है ना, इस समय यहाँ पर दिल्ली में चालू किया गया सीएनजी का प्रयोग। सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। तो वहाँ के गवर्नमेंट ने इसको लागू किया, चालू किया सीएनजी। सीएनजी क्या होता है मैं आपको पहले बता दूं कि ये पेट्रोल जहाँ से निकलता है ना ज़मीन से, वहीं से थोड़ा सा ऊपर से ये गैस निकलती है और ये गैस पूरी तरह से जलती है गाड़ियों में और पॉल्यूटेंट एयर को ये बहुत कम रिलीज करती है, नहीं के बराबर। मतलब पेट्रोल डीजल की तुलना में तो ये 100 गुना से भी कम रिलीज करती है, पेट्रोल की तुलना में भी ये 20 गुना कम करती है। तो इसको लागू किया गया दिल्ली में 2002 में। और शुरू में तो बहुत परेशानी हुई लोगों को, क्योंकि वहाँ डीजल गाड़ियों को तो एकदम अनिवार्य कर दिया गया कि आप डीजल में नहीं चला सकते दिल्ली में, आपको सीएनजी लगवाना ही पड़ेगा। एक किट आता है, 20-22 हज़ार खर्चा आता है उसमें, उसके बाद सीएनजी में कन्वर्ट हो जाती है गाड़ी। तो उसको लागू किया गया। सीएनजी के स्टेशंस कम थे, लोगों को सीएनजी भरवाने में दिक्कतें हुई, लेकिन इसका इमीडिएट इफेक्ट दिखा। मतलब विद इन 1 to 2 ईयर्स वहाँ पॉल्यूशन लेवल एकदम से कम हो गया, ठीक है। वहाँ पर लोगों की आंखें जलती थी, मेरी आंखें जलती थी, मैं दिल्ली जाता था तो। लेकिन अब जो है दिल्ली में पॉल्यूशन थोड़ा कम हुआ और मेरी आंख भी नहीं जलती है, अब मैं दिल्ली जाता हूँ किसी काम से। तो आप भी अगर दिल्ली के रहने वाले हैं तो आप महसूस किए होंगे इस चीज़ को कि पॉल्यूशन थोड़ा कम हुआ। ये अलग बात है कि भाई गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि अकेले गुजरात और बंगाल में जितनी गाड़ी नहीं है ना, उतनी गाड़ी तो केवल दिल्ली में है। तो उसके कारण से प्रभाव धीरे धीरे फिर से कम हो गया। फिर वहाँ मेट्रो जो है गाड़ी, ट्रेन, जो मेट्रो ट्रेन चालू की गई, उससे लोगों को आने जाने में सुविधा हुई। तो प्रयास बहुत हो रहा है, लेकिन जनसंख्या इतनी ज़्यादा है और लोग बाहर से इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि ये जो जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। और विशेषकर ठंड के दिनों में दिल्ली जो है गैस चैम्बर बन जाती है। विद इट्स वेरी लार्ज पॉपुलेशन ऑफ वेहिकुलर ट्रैफिक, दिल्ली लीड्स द कंट्री इन इट्स लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन। सबसे टॉप एयर पॉल्यूशन में दिल्ली में आता है। इट हैज़, देखिए, इट हैज़ मोर कार्स देन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड वेस्ट बंगाल पुट टुगेदर। ये देखिए मैंने कहा ना कि गुजरात और बंगाल दोनों में मिला के जितनी गाड़ियां नहीं है, उससे ज़्यादा गाड़ियां अकेले दिल्ली में है। एक एक घर में 2-2, 3-3, 4-4 कारें हैं। हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं ड्यूटी में, तो अलग अलग कार से जा रहे हैं, ऐसा है। इन द 1990s दिल्ली रैंक्ड 4th among the 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, चौथा सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी था 1990 में पूरे वर्ल्ड में। एयर पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन दिल्ली बिकम सो सीरियस दैट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL वाज फिल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया गया कि भाई ये पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए आप गवर्नमेंट को कुछ आदेश दीजिए। आफ्टर बीइंग censured very strongly by the Supreme Court under its directives, the government was asked to take within a specific time period appropriate measures, including switching over the entire fleet of public transport, that is buses, from the diesel to CNG। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि भाई आप कुछ ठोस कदम उठाइए जिससे हम पॉल्यूशन कम कर सकें, और कम से कम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियां हैं, जैसे बसें हैं, सिटी बसें हैं, उनको डीजल से बदल करके आप CNG लागू करिए, है ना। तो सबसे पहले उसी में लागू किया गया था। तो जो सिटी बसें चलती थी, ब्लू लाइन, रेड लाइन, येलो लाइन, बहुत सारी बसें चलती है ना दिल्ली में, वो जब गुजरते थे ना तो इतने मोटे मोटे साइलेंसर से धुआं फेंकते हुए गुजरते थे, वो अब एकदम कम हो गया, उसमें से सिर्फ हवा निकलती हुई महसूस होती है, हल्की सी स्मेल रहती है। ऑल द बसेस ऑफ दिल्ली वेयर कन्वर्टेड टू रन ऑन द CNG बाय द एंड ऑफ 2002। यू मस्ट आस्क द क्वेश्चन इज टू व्हाई CNG इज बेटर देन द डीजल। डीजल की तुलना में CNG जो है लगभग पूरी तरह से जलती है, हार्मफुल गैसें बहुत कम देती है, सल्फर बहुत कम, नहीं के बराबर, सल्फर तो है नहीं निकलता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम, नहीं के बराबर। तो इसलिए CNG जो है लगभग जो है नॉन पॉल्यूटिंग ये है, फ्यूल है।
तो ज़्यादातर बड़े सिटीज़ जितने भी हैं आप इंडिया में, उनमें सब में सीएनजी लागू कर चुके हैं, और ऑटो है, बसें हैं, इनको तो कम से कम सीएनजी से ही चलाने की वहाँ अनुमति है। लेकिन अभी भी जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ के लोग हैं, तो छत्तीसगढ़ में तो अभी भी किसी सिटी में सीएनजी लागू नहीं हुआ है, और ये होना चाहिए फ्यूचर में, लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है, कुछ कारण होगा तो आप आगे फ्यूचर में करेंगे जरूर। मतलब बेहतर तो हर गवर्नमेंट सोचती है। तो क्या बेहतर है सीएनजी में? द आंसर इज दैट CNG burns most efficiently unlike petrol or diesel in the automobiles and very little of it's left unburned। तो पूरी तरह से जलती है। और मेन चीज़ क्या है, देखिए पेट्रोल डीजल की प्रॉब्लम क्या है कि अगर पेट्रोल डीजल पूरी तरह से जले और हाइड्रोकार्बन पूरी तरह से CO2 और H2O बन के निकले तो पॉल्यूशन लगभग नील हो जाएगा, लेकिन वो पूरी तरह से जलता नहीं है ना। और जितना लेस एफिशिएंट इंजन होता है उतना कम जलता है। जैसे आप सुने होंगे कि मतलब हमेशा जानते हैं कि मेरी गाड़ी इतना एवरेज देती है, उसकी गाड़ी उतनी एवरेज देती है। वो एवरेज इसी बात पे है कि आपके गाड़ी की इंजन जो है वो पेट्रोल डीजल को कितना बर्न कर पा रही है, कितना जला पा रही है, उसके अनुसार वो माइलेज देती है। CNG is cheaper than the petrol and diesel, cannot be siphoned off by the thieves and adulterated like petrol और डीजल। अब क्या लिखा है, CNG एक तो सस्ता है, करीब करीब 1.5 गुना सस्ता है, मतलब पेट्रोल डीजल CNG से 1.5 गुना महंगा पड़ता है, आप ये कह सकते हैं। दूसरा चीज़, इसमें आप मिलावट नहीं कर सकते, ना तो चुरा सकते हैं, है ना। ये सब चीज़ें इसकी बेनिफिट है CNG लेने का। The main problem with switching over to CNG is to difficult of laying down pipelines to deliver CNG through distribution points, pumps and ensuring uninterrupted supply। CNG की सप्लाई जो है ना, ये टैंकर्स के माध्यम से करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जैसे आप लोग देखोगे कि ट्रकों में टैंकर्स लगे होते हैं, उसमें डीजल पेट्रोल लेके जाते हैं, वैसा CNG को लाना मुश्किल है। उसके लिए ना जहाँ CNG से जहाँ मिलता है, बड़े जो डिपो है वहाँ से लेकर के पेट्रोल पंप तक जो है CNG पंप तक उसको लाना, उसके लिए पाइपलाइन बिछाना पड़ता है। तो ये एक डिफिकल्ट टास्क होता है, इसलिए हर शहर में CNG लागू करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। साइमल्टेनियसली parallel steps taken in Delhi for reducing vehicular pollution includes phasing out of old vehicles, use of unleaded petrol, use of low sulfur petrol and diesel, use of catalytic converters in vehicles, application of stringent pollution level norms for vehicles। ये देखिए अब क्या क्या किया, और एक तो CNG लागू कर दिए, दूसरा ये है कि 15 साल पुरानी गाड़ियों को आउटडेटेड कर दिए, उसको आप नहीं चला सकते, है ना। अनलेडेड पेट्रोल, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल, ये तो अब लगभग सभी जगह है ना। जिसको देखिए आप जाते हैं ना तो प्रीमियम डीजल और प्रीमियम पेट्रोल के नाम से मिलती हैं कुछ चीज़ें, कुछ डीजल पेट्रोल, उसको आप ले सकते हैं। कैटेलिटिक कन्वर्टर के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, है ना। और स्ट्रिंजेंट पॉल्यूशन लेवल नॉर्म्स, जो मैंने BS4, BS3, BS5, BS6 की बात कर रहे थे, BS5 नहीं है, BS4 से सीधे BS6 आ गया है। तो ये इस नॉर्म्स हैं, इन नॉर्म्स की गाड़ियों को आप चला सकते हो, उससे लेस नॉर्म्स की गाड़ियाँ आप नहीं चला सकते। ये सब नियम कानून लागू किया गया है। और अभी कुछ सालों में ऑड इवन का सिस्टम लागू किया गया था, आपको पता होगा। ऑड इवन में क्या करते थे, जैसे गाड़ी का जो नंबर है वो लास्ट नंबर अगर 6 है, 4 है, 2 है, मतलब ये इवन नंबर है ना। इनको आप एक दिन चला सकते हो, दूसरे दिन जो है 3 वाले, 5 वाले, 7 वाले इनको चला सकते हो। तो ऐसा करके अल्टरनेट डे में ऑड नंबर और इवन नंबर वाली गाड़ियाँ चलाने की परमिशन दी गई। उसका भी लोगों ने तोड़ निकाल लिया, वहाँ पैसे की कमी तो है नहीं। मार्केट गए, नए या सेकंड हैंड गाड़ी, जो मान लो मेरे पास इवन नंबर का है, मेरे को दिक्कत होने लग गया, जाके ऑड नंबर वाली एक गाड़ी खरीद लिया, है ना, ऐसा। तो ये जो सिस्टम था ये बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक प्रयास किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू ए न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी हैज़ लेट आउट ए रोड मैप टू कट डाउन वेहिकुलर पॉल्यूशन इन इंडिया सिटीज़, जिसको अपन BS 1, 2, 3, 4 कहते हैं, वही वाला है। मोर स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स फॉर फ्यूल मीन्स steadily reducing the sulfur and aromatic content in the petrol and diesel fuel। तो अभी मैंने बात किया था ना कि सल्फर कंटेंट कितना निकल रहा है ना। Euro 3 नॉर्म्स फॉर एग्जांपल, ये यूरोप में चलता है, हमारे यहाँ भारत होता है। Euro 3 नॉर्म्स फॉर एग्जांपल stipulated that sulfur be controlled at 350 ppm। ये देखिए Euro 3 BS3 में 350 ppm था, ठीक है, इन डीजल एंड 150 ppm इन पेट्रोल। मैंने कहा था ना 150 ppm सल्फर का, तो वो पेट्रोल में, डीजल में और ज़्यादा अलाउड था 350 तक, ठीक है, क्योंकि डीजल से और ज़्यादा निकलता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर टू बी कंटेन्ड एट 42% ऑफ द कॉन्सर्न्ड फ्यूल, ठीक है। तो जो पेट्रोल डीजल है उनको इस नॉर्म्स में चलना ही, ये लिखा है। द गोल अकॉर्डिंग टू द रोड मैप इज टू रिड्यूस सल्फर एट 50 ppm इन पेट्रोल एंड डीजल एंड ब्रिंग डाउन टू द लेवल ऑफ 35% ऑफ दिस,
ठीक है। तो ये जो BS4 था ना, BS4 वहाँ तक तो हम ले आए यहाँ तक, अब BS6 में और कम करके 35-30 तक उतारने की कोशिश है। करस्पॉन्डिंग टू द फ्यूल व्हीकल इंजिन्स विल आल्सो नीड टू बी अपग्रेडेड। तो वही है कि कंपनियां जो हैं इंजन को अपग्रेड करते जा रही हैं। तो गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, जैसा मैंने कहा कि BS4 गाड़ी जो है वो 31 मार्च 2020 तक चल सकती है, बस उसके बाद नहीं बिकेगी। चलनी नहीं, बिकने की बात है। चल तो आपके पास है तो आप चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नई गाड़ी बिकेगी नहीं, बिकेगी अब, ऐसा है। लेकिन चूंकि कोरोना का कारण से लॉकडाउन हो गया तो ये 31 मार्च से बढ़ करके ये 2 महीने 1 महीने और कुछ एक्सटेंड हुआ है। एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं पता कितना एक्सटेंड हुआ है, लेकिन एक्सटेंड हो गया है थोड़ा सा। Mass emission standard Bharat Stage 2, which is equivalent to Euro 2 norms, are no more applicable in any of the cities of India. Details of the latest mass emission standard in India are provided below table. तो ये तो 2019 का NCERT है और ये भारत 2 स्टेज को बता रहा है। ये तो आज से 10 साल 12 साल पहले की स्टेज है। अब तो BS6 जैसा मैंने कहा, ये देखिए ये BS4 का दिखा रहा है, देखिए नॉर्म्स, ठीक है। तो 4 व्हीलर 3 व्हीलर 2 व्हीलर सब में BS4 लागू कर दिया गया था और ये लागू किया था 2017 में। ये देखिए थ्रू आउट द कंट्री सिंस अप्रैल 2017 ये सब में 1 अप्रैल, है ना। उस समय अगर आपको याद होगा तो ये उस समय नाम आया था जब BS4, तो BS3 गाड़ियों को बिकने के लिए 31 मार्च 2017 का डेट दिया गया था। जैसे अभी 31 मार्च 2020 का डेट दिया गया BS4 को बेचने की, उसके बाद अब BS4 नहीं बेच सकते। वैसे 2017 में BS3 के लिए किया गया था, क्योंकि उस समय BS4 लागू हो रहा था, अभी BS6 लागू हो रहा है। ऐसे ही तो हर बार जो है गवर्नमेंट इस तरह से चेंज करते रहती है। थैंक्स टू द एफर्ट्स मेड द एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली हैज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड। मैंने बताया ना कि आंखें जलती थी, वो अब नहीं जल रही है कम से कम। According to an estimate, a substantial fall in CO2 and SO2 level has been found in Delhi between 1997 and 2005. तो इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया गवर्नमेंट ने, वहाँ की पॉल्यूशन को कम कर दिया। ठीक है बॉस, तो अभी आप फिलहाल इतना ही पढ़ते हैं। अगले क्लास में हम वाटर पॉल्यूशन, एयर और दूसरे जो पॉल्यूशन है उनको हम लेते हैं, शामिल करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें मेरे चैनल को। और आगे जैसा मैं बताया हूँ कि मैं केमिस्ट्री में अब चैनल चालू कर रहा हूँ, जिसमें मैं NCERT हिंदी और इंग्लिश 2 अलग अलग चैनल में अलग अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। जैसे इंग्लिश में लिखा है वैसे हिंदी में लिखा हुआ एक चैनल और एक इंग्लिश में लिखा हुआ, तो दोनों चैनल चलेंगे मेरे पैरेलल। मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप अगर हिंदी के तो हिंदी में पढ़िएगा, इंग्लिश के तो इंग्लिश में पढ़िएगा। ठीक है, और मेरे बायोलॉजी चैनल को भी आप कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि बीच बीच में इसमें क्वेश्चन आंसर मैं कराने वाला हूँ आगे। ठीक है फ्रेंड, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय।